हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है यार सभी के। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, सभी लोगों की पढ़ाई जोर और शोर से चल रही होगी। एंड आई वेलकम यू ऑल टू द प्रैक्टिस सेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, है ना। इस वीडियो में हम लोग यार प्रैक्टिस करने वाले हैं पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल की। मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ, आपको वीडियो पॉज करना है और अटेम्प्ट करना है यार, फिर है ना, और चेक करना है कि यार आप लोग सही कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। सही कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाइए। और अगर आप यार किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में अटक रहे हो तो उसे देखो कि यार कहाँ पे हम गलती कर रहे हैं। एनालिसिस यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, आप लोगों को ये समझना कि यार गलती कहाँ पे एग्जैक्टली हो रही है। क्या यार हम फंडामेंटली वीक हैं अभी, है ना। हमने यार वीडियोस देख ली लेकिन फिर भी यार हम लोग चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं, तो उन वीडियोस को आपको वापस देखने की ज़रूरत है ना। अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ आप लोगों को नोट्स पढ़ने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें यार हमको देखनी है और एनालिसिस करते हुए चलना है पूरे के पूरे प्रैक्टिस सेशन में कि यार कहाँ पे हम गलतियाँ कर रहे हैं। और उन्हीं गलतियों को तो यार हमें कवर करना है। वो जैसे ही गलतियाँ कवर हो जाएंगी, मार्क्स आ जाएंगे यार हमारे। राइट, तो हमको गलतियां होने से बचना है ना। और हो रही हैं गलतियां तो हमको ये पता चलना है कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं ताकि हम उसे कवर कर सकें। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल का प्रैक्टिस सेशन रहेगा। वीडियो पॉज करते हुए चलिएगा और मैं कोशिश करूंगा कि यार पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल एक तरीके से आपको वापस समरी मिल जाए इस पर्टिकुलर वीडियो में। ठीक है, तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, चलो करो। The element with the atomic number z equals to 115 will be placed in, कहाँ पे पड़ा हुआ होगा z equals to 115, बताइए। हमें पता है यार, देखो 118 तक तो यार आखिरी एलिमेंट है ना। तो 115 भी कहाँ होगा, पीरियड 7 में होगा। 118 कौन से पीरियड में होता है, 7th पीरियड में। तो ऑब्वियसली 115 भी कौन सा होगा, 7th पीरियड होगा। तो z इक्वल्स टू अगर 115 है तो एक बात तो फिक्स हो गई कि यार ये 7th पीरियड है। सही है, सही है। अच्छा, ये चीज़ भी हमें पता है कि अगर इक्वल्स टू z इक्वल्स टू 118 होता है तो ग्रुप 18 होता है। ये मैंने आपको बता रखा है। जो नोबल गैसेस हैं रेडॉन के नीचे वाली, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 118। ये मैंने आपको बोला है कि यार अगर आपको किसी भी एलिमेंट का ग्रुप और पीरियड और ब्लॉक बताना है तो आपको क्या क्या याद होना चाहिए। आपको ग्रुप 1 के एलिमेंट्स और उनके एटॉमिक नंबर और ग्रुप 18 के एलिमेंट्स और उनके एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। करेक्ट। अब ऐसे z इक्वल्स टू 117 है तो ग्रुप क्या रहेगा, 17 रहेगा। z इक्वल्स टू 116 है तो ग्रुप क्या रहेगा, 16। ऐसे ही z इक्वल्स टू 115 है तो ग्रुप क्या रहने वाला है, 15 रहने वाला है। हाँ या ना। तो z इक्वल्स टू 115 पे ग्रुप 15 आ रहा है और पीरियड क्या आ रहा है, 7th आ रहा है। देखो अच्छा है, देखो 1a दे रखा है, 4a दे रखा है, 5a दे रखा है, 5b दे रखा है ना। तो कुछ नहीं यार, ये आपका मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के हिसाब से रहना चाहिए ना। तो वैसे तो देखो 7th पीरियड है और ग्रुप 15 है। तो यार अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पे ही पूछा जाएगा। ये 1a 2a 3a इस पे नहीं चलेगा वो, है ना। वो आपसे मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पे पूछेगा तो आपसे आपका आंसर क्या होगा। अगर कोई आपसे पूछे आंसर लिख के बताओ तो इट इज 7th पीरियड एंड इट इज ग्रुप 15, ये आपका आंसर है। ठीक है, हालांकि अगर हमें टिक करना है तो दिस वुड बी योर आंसर, 7th पीरियड। और 5a कौन सा होता है आपका, 5a बेसिकली ये ही ग्रुप होता है। 5a इज योर ग्रुप 15। ठीक है, हालांकि इसमें आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, आप लोग मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के हिसाब से चलो। 7 पीरियड हैं, 18 ग्रुप हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 18 तक आपके ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं। क्लियर। तो ये मैंने z इक्वल टू 115 का आपको बता दिया। आगे बढ़े, चलो भैया ये बताओ। In the 6th period of the modern periodic table, electronic energy levels are in the order. In the electronic energy levels किस ऑर्डर में फिल किए जाते हैं? Obviously इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में फिल करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको उसी के बारे में पूछ रहा है, करके देखो भैया कैसे होएगा। सोचो 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 सोचो। देखो क्या क्या दे रखा है यार आपको दे रखा है 4f, आपको दे रखा है 5d, आपको दे रखा है 6s और आपको दे रखा है 6p। हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। कौन सा रूल बोलता था ये, ऑफबाउ रूल बोलता था, राइट। और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी आप कैसे निकाल सकते हो, n+l रूल से, है ना। n+l जितना छोटा होगा उसकी एनर्जी उतनी कम है। और n+l अगर सेम रहता है तो डेडलॉक किससे तोड़ते हैं, n से। लोअर द वैल्यू ऑफ n लोअर इज द एनर्जी। तो n+l निकालते जाओ यार, यहाँ पे क्या लिखोगे, 4 + 3 विच इज वॉट 7, राइट। 5 + 2 विच इज वॉट अगेन 7, 6 + 0 विच इज वॉट 6 एंड 6 + 1 विच इज वॉट अगेन 7। तो n+l सबसे कम किसका है, 6s का। तो सबसे पहले कौन सा भरा जाएगा, 6s भरा जाएगा। 6s सबसे पहले भरा जाएगा। फिर कौन भरा जाएगा, देखो आपका 4f 5d और 6p तीनों का n+l क्या है, सेम है। तो लोअर द वैल्यू ऑफ n लोअर इज द एनर्जी। तो n सबसे कम किसका है, n सबसे कम किसका है, 4f का।
फिर कौन भरा जाएगा 5d, और सबसे ज्यादा किसका है 6p का। तो इसी ऑर्डर में आप लोग जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स है वो ये रहेंगे, 6s सबसे पहले भरा जाएगा, देन 4f, देन 5d, देन 6p। आंसर क्या आ रहा है आपका पहला ऑप्शन, आंसर क्या आ रहा है पहला ऑप्शन। ये तो बेसिकली हम लोग यार एटॉमिक स्ट्रक्चर की नॉलेज से ही कर सकते थे, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट करो। The atom having the valence shell electronic configuration this would be, बताओ भैया बताओ, क्या दिख रहा है ये आपको? क्या ये आपको p ब्लॉक का एलिमेंट दिख रहा है? p ब्लॉक का एलिमेंट था, p ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता था? ns2 np126। तो जो ns2 np1 है, दिस इज ऑफ ग्रुप 13। p ब्लॉक कहां से कहां तक लाया करता है? 13 टू ग्रुप 18। ns2 np2, दिस इज व्हाट? ग्रुप 14। तो देखो आपको क्या बोल रहा है, 4s2 4p2, n की जगह 4 डाल दो तो ns2 np2। तो कौन सा ग्रुप आ रहा है? ग्रुप आपका कौन सा आ रहा है? 14 आ रहा है। ग्रुप आपका कौन सा आ रहा है? 14 आ रहा है। और देखो जहां पे भी ये 4s2 4p2 है तो वैलेंस शेल है, ये है ना वैलेंस शेल। फोर्थ आपका क्या है? वैलेंस शेल है। और जो फोर्थ आपका वैलेंस शेल है यही आपका पीरियड बताएगा। तो पीरियड भी कौन सा हो गया? फोर्थ। और ग्रुप कौन सा हो गया? 14। तो देखो पीरियड 4 के साथ ये है और ग्रुप 14 हो गया, तो मतलब बेसिकली 4a हो गया। कौन सा हो गया? 4a और ग्रुप 14। देखो आप लोगों को यार इन रोमन नंबर्स की टेंशन नहीं लेनी है। रोमन नंबर्स यार इनकी आप कोई भी टेंशन नहीं लीजिए। आपको अगर ऑप्शन आएंगे नीट एग्जाम में तो इनमें आएंगे यार, ग्रुप 14 लिखा हुआ होगा और पीरियड 4 लिखा होगा। पीरियड नंबर कैसे पता लगा? शेल से। जो शेल नंबर होगा वही क्या होगा? पीरियड नंबर होगा। ठीक है, तो आप लोग तो जो आपका मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स है उसी तरीके से आप लोग पढ़ाई करिए ना। ग्रुप 14 आ गया हमारे पास और पीरियड कौन सा आ गया? 4th आ गया। करेक्ट है। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट ये रहा, करिए अटेम्प्ट। बोल रहा है एटॉमिक रेडियाई ऑफ फ्लोरीन एंड नियॉन इन एंगस्ट्रॉम आर यूनिट्स आर गिवन बाय। बताइए चलिए, फ्लोरीन के केस में और नियॉन के केस में जो रेडियाई है उसका क्या रहेगी वैल्यूज? कैसे करोगे? अच्छा, अगर आपसे चलो ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू पूछ रहा है ना, न्यूमेरिकल। अब कुछ बच्चे इससे घबरा जाएंगे कि भैया न्यूमेरिकल वैल्यू ये क्या हमको याद रखनी है? अरे नहीं यार, आप लोग न्यूमेरिकल वैल्यू पे नहीं जाइए। आप लोग मेरे को क्या करो, इसका ऑर्डर बता दो यार। ऑर्डर ऑफ रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई क्या रहेगा? किसका बड़ा रहेगा, किसका छोटा रहेगा? फ्लोरीन और नियॉन में नियॉन का बड़ा होता है फ्लोरीन से। क्यों? आप लोगों को ये चीज़ समझाइए जब आप लोगों को ये सिखाया था कि सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स को आप अरेंज करिए इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडिया। तो नियॉन हमने सबसे आगे रख दिया था। क्यों? क्योंकि ये कौन है? इनर्ट गैस। इनर्ट गैस में आप कौन सा रेडिया मेजर करते हो? वैन डर वाल रेडिया मेजर करते हो। और वैन डर वाल रेडिया क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। तो इन शॉर्ट मुझे ये क्या पता चला कि जो नियॉन का रेडिया है वो बड़ा होने वाला है फ्लोरीन से। अब सीधा सीधा आपके पास जो 4 ऑप्शन है उसमें ये देखिए कि किस में आपको सेकेंड वाले का बड़ी वैल्यू दे रखी है एज कंपेयर टू फर्स्ट। देखो इन दोनों में तो दोनों बराबर हैं, सेकंड ऑप्शन में तो ये तो आंसर नहीं होगा। सेकेंड वाला बड़ा चाहिए हमें। इन दोनों में बराबर दे रखा है, ये भी नहीं होगा। इसमें देखो ये बड़ा दे रखा है, ये छोटा दे रखा है, बिल्कुल ये सही है आंसर। फर्स्ट आंसर हो गया। तो जब ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं जहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू पूछ रखी है तो बेसिकली आपसे न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पूछ रहा है, आपसे ये पूछ रहा है कि क्या आपको ये ऑर्डर आता है कि यार नियॉन का एटॉमिक रेडिया बड़ा होगा फ्लोरीन से। क्यों? क्योंकि नियॉन एक इनर्ट गैस है और इनर्ट गैस में वी मेजर वैन डर वाल रेडिया। तो अगर ये आप लोगों को पता है तो बस आपको ऑप्शन देखना था और ये देखना था कि किसमें सेकंड वाली वैल्यू बड़ी है फर्स्ट वाली से। तो दैट वाज द फर्स्ट ऑप्शन, ऐसा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए ये करिए, ये करिए। क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट रेडियस? किसका यार रेडियस सबसे बड़ा है? बताओ। हमें ये पता है कि यार अगर मैं टॉप टू डाउन जाता हूं, एक ग्रुप में टॉप टू डाउन जाता है तो जनरल ट्रेंड क्या रहता है? एटॉमिक रेडियस इंक्रीज। और लेफ्ट टू राइट जाता हूं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है। करेक्ट। इसमें अगर मैं बात करूं तो देखो ये आपके जो भी आपका वैलेंस शेल है वही आपका पीरियड रहेगा। कौन सा वैलेंस है? थर्ड है ना, तो आपके थर्ड पीरियड का है, P3 का है बेसिकली। क्या लिख दो? P3। ये भी कौन से पीरियड का है? थर्ड का। तो दिस इज ऑल्सो P3, दिस इज ऑल्सो P3, दिस इज ऑल्सो P3। तो ध्यान से अगर हम देखें तो सारे के सारे एक पीरियड के, सारे के सारे एक पीरियड के। और यहाँ पे हम लोग देखो 3s2, फिर 3s2 3p1 3p3 3p5। तो हम एक एक इलेक्ट्रॉन डालते जा रहे हैं, तो मतलब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं। तो लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो साइज क्या करता है? डिक्रीज करता है। तो सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस किसका हो जाएगा? पहले ऑप्शन का हो जाएगा। बस इसमें ध्यान रखना, अगर इसमें कोई इनर्ट गैस होती तो उसका आपका एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा हो जाता, लेकिन अगर इनर्ट गैस है तो उसका
उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है, उसका रहता है NS2 NP6। यहाँ पे देखो NP6 है ही नहीं, NP5 तक जा रहा है। अगर NP6 जा रहा होता तो उसका रेडियस सबसे बड़ा हो जाता, उसको हम बोलते सबसे बड़ा है, लेकिन यहाँ तो ये केस है नहीं, तो आंसर क्या हो गया आपका पहला ऑप्शन करेक्ट। और क्वेश्चन भैया, बिल्कुल और करेंगे यार, करो ये करो। रैंक दिस ऑर्बिटल्स ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर इन विच द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन देम आर शील्डेड बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स। बताइए, शील्डिंग इफेक्ट की बात कर रहा है, शील्डिंग इफेक्ट की बात कर रहा है। आप लोगों को इसका ऑर्डर दिया था मैंने, शील्डिंग इफेक्ट का क्या ऑर्डर था, शील्डिंग इफेक्ट का क्या ऑर्डर था, जो एस ऑर्बिटल है वो सबसे भयंकर, मतलब सबसे अच्छे तरीके से शील्ड या फिर दीवार या फिर स्क्रीन बनाता है, फिर पी, फिर डी एंड देन फिर एफ। अच्छा, इसका रीजन क्या दिया था मैंने, इनकी रीजन क्या था, रीजन वॉज देयर शेप। रीजन क्या था, उनकी शेप। हाँ या ना, बिल्कुल सही है। तो आपका ऑब्वियसली अगर 4p है वो सबसे अच्छे से शील्ड बनाएगा, देन 4d वाला एंड देन 4f वाला। अगर 4s होता तो वो 4p से भी अच्छी शील्ड बनाता। एस दे नहीं रखा यार हमको, एस दे नहीं रखा था, तो आंसर क्या आ गया आपका सेकंड ऑप्शन। आंसर क्या आ गया, सेकंड ऑप्शन आ गया करेक्ट। आगे बढ़े, चलो ये करो, ये करिए। क्या बोल रहे, करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। हाँ भैया, ये सारी चीजें करा रखी हैं आपको, है ना, एक एक चीज इतनी डिटेल में समझा रखी है, अच्छे से आप लोग इसे बताइए कैसे क्या होगा, बताओ। आयनाइजेशन पोटेंशियल आपको क्या बताया था, आपको अगर मैं सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स की बात करूं, आपको आयनाइजेशन एनर्जी 1 के ऑर्डर में लिखना है, तो आप कैसे लिखते थे, कैसे लिखते थे, पहले कौन आता था, लिथियम, फिर कायदे से कौन आना चाहिए था, बेरिलियम। लेकिन बेरिलियम में क्या आ जाता है, फुली फिल्ड ऑर्बिटल, उसकी स्टेबल हो जाती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो एनर्जी भी बढ़ जाएगी, एक का एक्सचेंज होएगा, तो बोरॉन आ जाता है, फिर बेरिलियम आता है, फिर कौन आएगा, कार्बन, फिर कौन आना चाहिए था, नाइट्रोजन आना चाहिए था। लेकिन नाइट्रोजन क्या बोल रहा है, हम तो हाफ फिल्ड हो गए, हम तो स्टेबल हो गए, तो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, तो ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन एंड देन नियॉन। अब देख लो यार, है ना, ये तो आपको ध्यान होना चाहिए, आपको मैं एक एक करके एक्सप्लेन करा है ये सारी चीजें। देखो, लिथियम सबसे कम, फिर बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन, ये बिल्कुल करेक्ट है यार, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, देखो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ये भी करेक्ट है। अच्छा, बेरिलियम की सबसे कम, फिर नाइट्रोजन, फिर नियॉन, तो देखो बेरिलियम यहाँ पे है, नाइट्रोजन यहाँ पे है और नियॉन यहाँ पे, ये भी करेक्ट ऑर्डर है, तीनों करेक्ट है। आंसर इज योर फोर्थ ऑप्शन ए बी सी। आयनाइजेशन एनर्जी 1 और 2 दोनों आपको अच्छे से आनी चाहिए। मैंने आपको क्या बोला है, जब पढ़ा रहा था तब भी मैं ये बोल रहा था कि जैसे आयनाइजेशन एनर्जी 1 है, तो यार ये मेजॉरिटी बच्चों को यार आता होगा, ये मेजॉरिटी बच्चों को आता होगा, है ना, मतलब मेजॉरिटी बच्चे, मतलब जो भी यार अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं उनको यार ये आयनाइजेशन एनर्जी 1 का ट्रेंड आता होगा। बढ़िया क्वेश्चन कब बनेगा, जब आपसे आयनाइजेशन एनर्जी 2 का ट्रेंड पूछेगा, तो मैंने वो भी यार आपको लेक्चर में बहुत आराम से बहुत अच्छे से समझाया, तो यार उसको भी एक बार डेफिनेटली चेक कर लीजिएगा। ऑलराइट, चलो स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलो ये बताओ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द फर्स्ट स्पीशी इज लेस देन दैट ऑफ सेकेंड। मतलब बेसिकली सेकेंड की ज्यादा हो, है ना, सेकेंड की ज्यादा हो ये पूछ रहा है ना, पहले वाले की कम हो, तो ये बताओ। पहला ऑप्शन देखो, O प्लस है और O2 माइनस है ना, ये प्लस है यार, ये ना, ये शायद प्लस है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको क्या बताया है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहती है, जेड इफेक्टिव के। और जेड इफेक्टिव कब बढ़ता है, जब पॉजिटिव चार्ज आता है, और जब नेगेटिव चार्ज आता है तो जेड इफेक्टिव कम हो जाता है। तो इस केस में जेड इफेक्टिव किसका रहेगा, O प्लस का ज्यादा रहेगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी O प्लस की ज्यादा रहेगी। इसमें तो क्या बोल रहा है, दी आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द फर्स्ट स्पीशीज लेस देन, तो ये तो गलत हो गया, ये तो आपका आंसर नहीं होगा, ये तो आपका आंसर नहीं होगा। सेकंड देखो, सल्फर और फॉस्फोरस, हाँ ये देखिए, अब जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो क्या लिखोगे, नियॉन 3s2 3p4, और इधर नियॉन 3s2 3p3। क्या मैं ये बोल सकता हूं, जो फॉस्फोरस आपको दिख रहा है, क्या ये आपको हाफ फिल्ड दिख रहा है, हाँ या ना। अरे नाइट्रोजन की फैमिली का ही तो है, तो ये क्या दिख रहा है, हाफ फिल्ड दिख रहा है, तो हाफ फिल्ड दिख रहा है तो ये क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। ये स्टेबल रहेगा तो सल्फर की एनर्जी कम हो जाएगी और फॉस्फोरस की ज्यादा हो जाएगी आयनाइजेशन एनर्जी। सेम केस जैसे आपका ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में होता था, तो ऑक्सीजन की कम होती थी, नाइट्रोजन की ज्यादा होती थी, क्योंकि नाइट्रोजन में क्या आ जाता था, हाफ फिल्ड आ जाता था। ऐसे सिमिलरली फॉस्फोरस में क्या आ रहा है, हाफ फिल्ड नेचर आ रहा है, तो फॉस्फोरस की आयनाइजेशन ज्यादा हो जाएगी आपकी सल्फर से। तो क्या बोल रहा है, पहला स्पीशी की कम होनी चाहिए, पहले स्पीशी की कम है, तो आंसर तो आपका सेकंड ऑप्शन हो चुका है।
ठीक है, फिर भी हम लोग थर्ड ऑप्शन भी देखेंगे और फोर्थ भी देखेंगे। थर्ड की हम बात करें तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, तो नाइट्रोजन तो सबसे ऊपर बैठा है। और फोर्थ देखें तो बेरिलियम प्लस और बेरिलियम, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज़्यादा जेड इफेक्टिव, उतनी ही ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी। तो पहला स्पीशी की आयनाइजेशन एनर्जी कम है सेकंड स्पीशी से, ओनली इन वन ऑप्शन, दैट इज योर सेकंड ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब ये करो, करिए करिए करिए। क्या बोल रहा है, अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स हुज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज गिवन बिलो द वन हैविंग द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी रहेगी, ये बोलना चाह रहा है। ये बताओ, पहले क्या है, जनरल ट्रेंड में डाउन द ग्रुप हम जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। ध्यान से देखो, ये क्या है, थर्ड पीरियड में है ना, थर्ड वैलेंस शेल कौन सा है, थर्ड, तो दिस इज ऑफ P3। यहाँ पे भी वैलेंस शेल कौन सा है, थर्ड, तो दिस इज ऑल्सो ऑफ P3। यहाँ पे वैलेंस शेल कौन सा है, थर्ड, दिस इज ऑल्सो ऑफ P3। यहाँ पे वैलेंस शेल कौन सा है, फोर्थ, तो दिस इज ऑफ P4। तो ये तो यार आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि फोर्थ पीरियड तो नीचे हो गया ना यार, वो थोड़ी ना आंसर रहेगा। थर्ड पीरियड वाले की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू फोर्थ पीरियड। तो आंसर आपका 1, 2 और 3 में से हो सकता है, करेक्ट। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो दिस इज व्हाट, फॉस्फोरस, ये क्या है, सल्फर है, ये क्या है, क्लोरीन है। मैं तो यार आपको, ये तो थर्ड पीरियड के है, मैं आपसे सिंपली ये पूछ रहा हूं कि आयनाइजेशन एनर्जी 1 सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स का ऑर्डर लिख दो। आप तो ये लिख दो, थर्ड पीरियड में तो यार मैं आपको सेम एनालॉजी बता दूंगा। कैसे लिखते थे, लिथियम, फिर आपका बोरॉन आता था, है ना, बेरिलियम उसके बाद आता था, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, और फिर क्लोरीन, और फिर कौन, आपका नियॉन। तो ध्यान से अगर हम देखें, ये मैंने पढ़ाते वक्त भी आप लोगों को बताया था कि जो आपका इधर जो स्टेबिलिटी आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है, बेरिलियम के फुली फिल्ड की वजह से, फुली फिल्ड ऑर्बिटल की वजह से। तो फुली फिल्ड ऑर्बिटल की वजह से यहां पे ऐसा एक्सेप्शन आया। यहां पे जो यार स्टेबिलिटी आ रही है वो नाइट्रोजन का क्या है, हाफ फिल्ड है, तो नाइट्रोजन के हाफ फिल्ड की वजह से यहां पे आपका ऐसा कुछ ऑर्डर आ रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो जो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड हैं उनकी वजह से सिर्फ एक ही पोजीशन का एक्सचेंज होता है यार। मतलब ऐसा नहीं है कि यार बेरिलियम का फुली फिल्ड था तो मैंने उसको उठा के सबसे आगे रख दिया, नहीं, मैंने सिर्फ और सिर्फ बोरॉन के साथ पोजीशन एक्सचेंज कराई है। ऐसे ही सिमिलरली अगर नाइट्रोजन आपका हाफ फिल्ड था तो मैंने ऐसे नहीं करा कि यार नाइट्रोजन की आपको उठा के सबसे आगे रख दिया कि यार इसकी आयनाइजेशन एनर्जी तो सबसे ज्यादा रहेगी, नहीं, मैंने सिर्फ उनकी पोजीशन एक्सचेंज करी है, करेक्ट। तो यही चीज आप लोगों को समझाई जा रही है इधर भी। तो इधर भी देखो कौन है, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन है। तो देखो सल्फर का भाई कौन, मतलब सेम ग्रुप में कौन, आपके ऑक्सीजन। फॉस्फोरस का कौन, नाइट्रोजन। और क्लोरीन का कौन, सॉरी क्लोरीन नहीं है, फ्लोरीन आएगा। क्लोरीन का कौन, फ्लोरीन। तो यहां पे देखो आपका कौन आ रहा है, ये जैसे ये आ रहा है आपका ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली, देन ग्रुप 15 और देन ग्रुप 17, ये आ रहा है ऑर्डर। तो ग्रुप 16 का कौन, सल्फर, फिर कौन फॉस्फोरस, फिर कौन, क्लोरीन। तो सबसे ज्यादा किसकी है, क्लोरीन की है। तो आंसर क्या है आपका, थर्ड ऑप्शन। ऐसे मत कर देना कि यार फॉस्फोरस की यार आपका हाफ फिल्ड है तो इसकी सबसे ज्यादा होगी। बेटा हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड की वजह से सिर्फ एक एक्सचेंज का पोजीशन आ रहा है, एक पोजीशन की एक्सचेंज आ रही है। तो फॉस्फोरस की सल्फर से तो ज्यादा है लेकिन क्लोरीन से ज्यादा नहीं हो पाएगी। ऐसे ही केस में नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से तो ज्यादा हो जाती है लेकिन फ्लोरीन से ज्यादा नहीं होती है। तो एक ही पोजीशन का एक्सचेंज करना है जब आपका फुली फिल्ड या फिर हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी आती है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो करेक्ट है। चलो नेक्स्ट ये करो, ये करिए। आउट ऑफ दिस एंड दिस द पेयर ऑफ स्पीशीज शोइंग मिनिमम एंड मैक्सिमम आयनाइजेशन पोटेंशियल वुड बी। अच्छा बताओ, Na प्लस है, Mg+2 है, O2 माइनस है और N3 माइनस है। ठीक है, आपको Z इफेक्टिव मैक्सिमम बता दो और Z इफेक्टिव मिनिमम बता दो, ये देख लेते हैं हम। ठीक है, Z इफेक्टिव मैक्सिमम किधर रहेगा, मैंने आप लोगों को क्या बताया, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता जाएगा उतना ही ज्यादा Z इफेक्टिव बढ़ता जाएगा, करेक्ट। तो Z इफेक्टिव यहाँ पे सबसे ज्यादा किसका दिख रहा है, जिसमें जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज किसका सबसे ज्यादा किसका है, इसका, करेक्ट। Z इफेक्टिव मिनिमम किसका होगा, जिसमें जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज आता जाएगा Z इफेक्टिव मिनिमम उसका ही उतना कम होता जाएगा, Z इफेक्टिव उसका उतना ही कम होता जाएगा। जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज आता जाता है Z इफेक्टिव कम होता जाता है। Z इफेक्टिव मिनिमम किसका है, N3 माइनस का। हमें पता है आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव। आपका Z इफेक्टिव मैक्सिमम इधर है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी मैक्सिमम यहीं रहेगी।
और जेड इफेक्टिव मिनिमम N3 माइनस में है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी मिनिमम यहीं रहेगी। आ रही है बात समझ में? तो आपका आंसर क्या आ रहा है, मैग्नीशियम +2 मिनिमम। अच्छा पहले देखो मिनिमम पूछा है, तो मिनिमम पूछा है तो N3 माइनस सबसे छोटा और मैक्सिमम मैग्नीशियम +2। थर्ड वुड बी योर आंसर, थर्ड वुड बी योर आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, प्रोसेस इन विच मैक्सिमम एनर्जी इज रिलीज्ड। ऐसा कौन सा प्रोसेस है जहां पे मैक्सिमम एनर्जी रिलीज हो रही है, ये बताइए। सोचो सोचिए सोचिए सोचिए, कैसे आप लोग इसका उत्तर दोगे, सोचो। देखो मैक्सिमम एनर्जी रिलीज कहां पे होगी, ये अगर हम लोग बात करें तो पहले तो आप लोग देखो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन देखिए। मैंने आपको क्या बताया, जैसे थर्ड ऑप्शन है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 लग रही है क्या? बिल्कुल लग रही है। क्या फोर्थ ऑप्शन में भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 लग रही है? इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, अनायन में कन्वर्ट हो रहा है और आपका Cl माइनस और F माइनस बन रहा है, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। तो दिस इज सिंपली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या रहती है, क्या रहती है, नेगेटिव रहती है ना। देखो क्या बोल रहा है, प्रोसेस इन विच मैक्सिमम एनर्जी इज रिलीज्ड। रिलीज का मतलब क्या है, रिलीज का मतलब है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपको क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपको, जैसे क्या बोल रहा है, एनर्जी रिलीज मतलब प्रोसेस क्या है, एक्सोथर्मिक है। प्रोसेस क्या है, एक्सोथर्मिक, मतलब डेल्टा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शुड बी व्हाट, नेगेटिव होनी चाहिए, तभी क्या बोलेंगे हम लोग, एनर्जी रिलीज हो रही है। अब मैक्सिमम एनर्जी रिलीज कहां पे होगी? अच्छा चलो देखो, पहले पहला ऑप्शन देखो, O से O2 माइनस जा रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो दिस इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 ऑल्सो और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2 ऑल्सो। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो 1 है ये तो क्या रहेगी, इसमें नेगेटिव रहेगी। आपको क्या सिखाया है, कुछ गिने चुने केसेस हैं जहां पे पॉजिटिव होती है, आपका बेरिलियम, नाइट्रोजन, नोबल गैसेस, बाकी सब जगह क्या होती है, नेगेटिव होती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2 और मोर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, करेक्ट। तो यहां पे एक चीज नेगेटिव है और एक चीज क्या है, पॉजिटिव है। अच्छा सेकंड ऑप्शन देखूं तो मैग्नीशियम प्लस से कहां जा रहा है, मैग्नीशियम +2 जा रहा है, तो ये तो क्या है, आपके आयनाइजेशन एनर्जी 2 है, और आयनाइजेशन एनर्जी 2 ये तो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव ही रहती है, एंडोथर्मिक रहता है प्रोसेस। तो सेकंड तो आपका आंसर नहीं रहेगा, फर्स्ट भी आपका आंसर नहीं रहेगा, क्योंकि यार यहां पे देखो ये जो सेकंड वैल्यू होती है ये डोमिनेट कर जाती है बहुत ज्यादा। जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2 या फिर जो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज होती हैं वो बहुत ज्यादा डोमिनेट कर जाती है। तो ये भी अगर ओवरऑल हम बात करें तो पॉजिटिव ही आएगी वैल्यू, मतलब प्रोसेस क्या रहेगा, एंडोथर्मिक। अब अगर मैं थर्ड और फोर्थ में बात करूं तो थर्ड और फोर्थ दोनों ही क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 है, दोनों ही क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन, पहला इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 है। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में मैंने आपको एक्सेप्शन में बताया था कि क्लोरीन की ज्यादा होती है फ्लोरीन से। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का छोटा साइज हो जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहता है, और क्लोरीन बोलता है कि यार हम तो बड़े साइज के, हम तो अच्छे से इलेक्ट्रॉन रख लेंगे, तो यहां पे इसकी एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। ऐसे ही देखो सल्फर और ऑक्सीजन होता तो एनर्जी ज्यादा रिलीज कहां होती, सल्फर के केस में। आपको ग्रुप 16 का भी एक्सेप्शन बताया था, ग्रुप 17 का भी एक्सेप्शन बताया था, करेक्ट। चलो और देखो, अब ये करो, ये करिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेसेस। अगेन एनर्जी रिलीज हो रही है तो मतलब आपको डेल्टा, एनर्जी रिलीज हो रही है ना, मतलब डेल्टा एच क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। मतलब क्या बोल रहा है, प्रोसेस इज व्हाट, एक्सोथर्मिक। प्रोसेस एक्सोथर्मिक बोलना चाह रहा है। यहां पे देखो x माइनस से x 0 जा रहा है और ये इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। जब भी इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। ये क्या हो रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी लग रही है। तो आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। आपको तो नेगेटिव पूछा था, यहाँ पे तो डेल्टा एच क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो ये तो आपका आंसर नहीं है, ये तो आपका आंसर नहीं है, करेक्ट। तो ये आपका आंसर नहीं हुआ। सेकंड देखो, -1 से क्या जा रहे हो, -2 जा रहे हो, क्या ये आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2 दिख रही है? एक और देखो, माइनस ऑलरेडी था, उसमें एक और इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो, दूसरा इलेक्ट्रॉन आप डाल रहे हो, तभी तो -2 में जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2 है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2, 3, 4 हमेशा हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती हैं, विदाउट एनी एक्सेप्शन। ये भी चीज बता रखी है। ऑक्सीजन किस में जा रहा है, ऑक्सीजन प्लस में जा रहा है और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो ये भी क्या है, आपकी आयनाइजेशन एनर्जी। और आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज ऑलवेज एंडोथर्मिक। नेक्स्ट क्या है, O किस में जा रहा है, O माइनस में जा रहा है बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1। ये क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। क्यों,
मेजॉरिटी केसेस में आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव रहती है, एक्सेप्ट योर बेरिलियम, नाइट्रोजन और नोबल गैस अगर है कहीं पे तो आपकी क्या रहती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 पॉजिटिव रहती है, अदरवाइज इट इज ऑलवेज नेगेटिव। हाँ या ना, हाँ या ना, बिल्कुल सही है ये चीज। चलो और देखो, चलिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एनर्जी इज लिबरेटेड, कौन सी प्रोसेस में अगेन एनर्जी लिबरेट हो रही है। देखो सब भी सेम टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं, बताइए एनर्जी कहां पे लिबरेट हो रही है। लिबरेट मतलब डेल्टा एच इज व्हाट, नेगेटिव। सोचो सोचिए, देखो यहां पे क्या हो रहा है, पहले ऑप्शन में देखो क्लोरीन क्लोरीन प्लस में जा रहा है बाय लूजिंग एक इलेक्ट्रॉन। जब भी इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी, और आयनाइजेशन एनर्जी तो क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है, तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा। करेक्ट। अब ये देखो HCl, H प्लस और Cl माइनस में टूट रहा है, तो देखो ये आपका H और Cl है। जब ये बॉन्ड टूटेगा, मतलब बॉन्ड मतलब क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अगर ये आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ रहे हो तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी ना यार। जैसे यार ये आपका ये क्लोरीन है, ये आपका हाइड्रोजन है, इसके बीच में कोई बॉन्ड है, मेरे को अगर ये तोड़ना है बॉन्ड तो मुझे एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी। तो एनर्जी बाहर से देने का मतलब क्या है, डेल्टा एच इज व्हाट, पॉजिटिव, प्रोसेस इज व्हाट, एंडोथर्मिक, प्रोसेस इज व्हाट, एंडोथर्मिक। आ रही है बात समझ में, हाँ या ना? ठीक है, तो इसमें एनर्जी बोल रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस एनर्जी इज लिबरेटेड, किसमें एनर्जी लिबरेट हो रही है, तो लिबरेट तो नहीं हो रही, यहाँ पे तो क्या हो रहा है, आपको एनर्जी देनी पड़ रही है। ये देखो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्लोरीन माइनस में जा रहा है, तो इसमें आपकी दिस इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसमें 1 क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। जैसे ये देखो -1 से कहां जा रहा है, -2 जा रहा है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी 2 है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2 क्या रहेगी आपकी, पॉजिटिव रहती है हमेशा। तो आंसर तो क्या हो गया आपका, थर्ड ऑप्शन। आंसर क्या हो चुका है, थर्ड ऑप्शन हो चुका है। बोलो हाँ या ना, ये चीज क्लियर है। आगे देखें, अब ये बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सा स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, ये चीज बोल रहा है, कौन सा स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है ये बताइए। चलिए देखिए क्या बोल रहा है, वेंडरवॉल रेडियस ऑफ आयोडीन इज मोर देन इट्स कोवेलेंट रेडियस। ये तो बिल्कुल ट्रू है यार, वेंडरवॉल रेडियस बड़ा रहता है कोवेलेंट से। क्या रहता है यार, ऑर्डर ऑफ रेडियस, ऑर्डर ऑफ रेडियस ये क्या रहता है आपका, आपको ये बताया है, जो आपका कोवेलेंट रहता है वो सबसे छोटा, देन मेटालिक, और सबसे बड़ा कौन सा होता है, वेंडरवॉल होता है। करेक्ट, ठीक है, तो वेंडरवॉल रेडियस आयोडीन का बड़ा रहेगा एज कंपेयर टू इट्स कोवेलेंट, ये ट्रू है। ऑल आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स आयंस बिलोंग टू द सेम पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये फॉल्स है यार, क्यों, इससे देख लो यार, आपका Na+ Mg+2 है ना, O2- और N3-, ये दोनों के सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। देखो तो सब में 10 इलेक्ट्रॉन है, ये आपके सेकेंड पीरियड के हैं, ये आपके थर्ड पीरियड के हैं, तो ये फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया, तो ये आंसर हो गया आपका, ये आंसर हो गया। अच्छा ये देखो, आयनाइजेशन एनर्जी 1 ऑफ नाइट्रोजन इज हायर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन, ये बिल्कुल सही है। वाइल आयनाइजेशन एनर्जी 2 ऑफ ऑक्सीजन इज हायर देन दैट ऑफ नाइट्रोजन, ये भी बिल्कुल ट्रू है। आपको दोनों आयनाइजेशन एनर्जीज के ऑर्डर लिखवाए हैं, आप चाहें तो उसे चेक कर सकते हैं। 1 ज्यादा क्यों हो जाती है, क्योंकि हाफ फिल्ड होता है नाइट्रोजन, और जब 2 निकालने जाते हैं तो ऑक्सीजन हाफ फिल्ड हो जाता है, राइट। तो आपका 2 ऑक्सीजन की ज्यादा रहती है, 1 नाइट्रोजन की ज्यादा रहती है। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नाइट्रोजन इज लेस देन दैट ऑफ फॉस्फोरस, ये भी ट्रू है बच्चा, सेम रीजन। जैसे मैं अगर ग्रुप 16 की बात करूं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, तो आपका सल्फर की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की क्या रहती है, स्मॉल साइज रहती है, तो वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहता। ग्रुप 17 की बात करूं तो क्लोरीन की ज्यादा रहती है फ्लोरीन से, फ्लोरीन की क्या रहती है, स्मॉल साइज रहती है। ऐसे ही सेम रहेगा ग्रुप 15 में, फॉस्फोरस की ज्यादा रहेगी नाइट्रोजन से, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन की स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज है तो इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहता, इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहता तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाएगी। क्लियर, आगे बढ़े। चलो ये बताओ, ये बताइए क्या बोल रहा है, K से K+ जा रहे हो तो A एनर्जी लग रही है, K+ से आपका K+2 जा रहे हो तो आपकी B एनर्जी लग रही है, C से C+ जा रहे हो तो Ca से कैल्शियम प्लस जा रहे हो तो C एनर्जी, कैल्शियम प्लस से कैल्शियम+2 जा रहे हो तो D एनर्जी लग रही है। बताओ भैया, A B C D, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। हमें ये पता है, देखो क्या देख रहे हैं ना, ध्यान से आप लोग वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करिए। ये A है और K+ से K+2 जा रहे हो तो ये B है, कैल्शियम से कैल्शियम+ जा रहे हो तो ये C है, और +2 जा रहे हो तो ये D है।
अगर हम बात करें सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी की, अगर हम बात करें सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी की, तो इतना हमें पता है कि जैसे ये आपकी आयनाइजेशन एनर्जी 1 है, ये आपकी आयनाइजेशन एनर्जी 2 है, ये कैल्शियम के केस में आयनाइजेशन एनर्जी 1 है और ये आयनाइजेशन एनर्जी 2 है, हाँ या ना। तो ये चीज तो एक बात तो हमें पता है कि यार आयनाइजेशन एनर्जी 2 इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी 1। तो एक चीज तो हमें पता है कि B इज ग्रेटर देन A एंड D इज ग्रेटर देन C, ये चीज तो हमें पता है, ये चीज हमें पता है, करेक्ट है। चलो अच्छा, अगर मैं A और C में कंपेयर करूं, A और C में अगर मैं कंपेयर करूं, तो मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं, पोटेशियम से कैल्शियम जाने में आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, तो A और C में अगर मैं कंपेयर करूं तो C वुड बी ग्रेटर देन A। क्यों? क्योंकि आपका लेफ्ट टू राइट जाने में आपकी आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है, तो C इज ग्रेटर देन A। अच्छा, जरा इनको कंपेयर करो, B और D को, सोच सकते हो B और D को कंपेयर करो। मैं क्या करता हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं, B और D कराना चाह रहे हैं तो K प्लस लिखते हैं, पहले K प्लस लिखते हैं। K प्लस क्या हो जाएगा आपका, ये तो सिंपली आर्गन हो जाएगा। जैसे अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 हो जाएगा। और कैल्शियम प्लस 1 लिखूं तो इट वुड बी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाहोगे तो यहां पे कौन से ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, थर्ड ऑर्बिट से। यहां पे कौन से ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फोर्थ ऑर्बिट से। यस, तो किसकी ज्यादा रहेगी, K प्लस की ज्यादा रहेगी Ca प्लस से, तो मतलब B वुड बी ग्रेटर देन D। क्यों? क्योंकि जब K प्लस से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो आप थर्ड शेल से निकाल रहे हो, और Ca प्लस से निकाल रहे हो तो आप फोर्थ शेल से निकाल रहे हो। ये चीज पता चल गई है। अब सीधा सीधा देखो, नॉट करेक्ट पूछ रहा था, देखो ये फर्स्ट तो ट्रू है, देखो मैंने यहां पे लिख रखा है, सेकेंड भी ट्रू है, देखो मैंने यहां पे लिख रखा है ये चीज, है ना, ठीक है। D और C ये भी करेक्ट है यार, देखो यहां पे लिख रखा है ये भी ट्रू है, और B ये गलत दे रखा है, देखो इसका उल्टा होगा ये। क्यों? क्योंकि जब आप K प्लस से इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो थर्ड शेल से निकालते हो, और Ca प्लस से निकालोगे तो फोर्थ शेल से निकालोगे, तो थर्ड शेल में आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी एज कंपेयर टू फोर्थ शेल। तो यहां पे आपका ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, B वुड बी ग्रेटर देन D, हाँ या ना, ये चीज करेक्ट है। चलिए आगे बढ़े, चलो देखो अब ये देखो, करिए इसे, क्या बोल रहे हैं, द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम इज इतना, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Na प्लस वुड बी। मतलब देखो क्या बोल रहा है, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम, मतलब दिस से Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, आयनाइजेशन एनर्जी 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाँ या ना, इतनी दे रखी है, 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है। बोल रहा है द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Na प्लस वुड बी, मतलब अगर मैं Na प्लस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिखूं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाह रहा है ये, अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिखूं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na में। ध्यान से देखो तो क्या ऊपर वाली इक्वेशन ही मैंने उल्टा करके लिख दी है, बिल्कुल लिख दी है, उल्टा करके लिख दी है, तो जो वैल्यू है 5.1 का वो क्या बन जाएगा, -5.1। जब भी आप इक्वेशन उल्टी करोगे तो जो आपकी एनर्जीज हैं वो साइन चेंज कर लेती है, पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाती है, नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाती है। तो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, वो नेगेटिव हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या आ जाएगी, -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपकी एनर्जी हो जाएगी, हाँ या ना, बताइए। ये चीज आई है बात समझ में। अगर जब भी आप रिएक्शन को उल्टा करोगे, रिएक्शन को उल्टा करते से आपकी एनर्जी का माइनस मतलब साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव थी तो नेगेटिव हो गई, नेगेटिव होती तो वो पॉजिटिव हो जाती। क्लियर है? चलो अब ये करिए, द पेयर ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, भैया मैं पूरी की पूरी लिस्ट दे चुका हूँ एम्फोटेरिक ऑक्साइड की, भैया याद होनी चाहिए आपको, बिल्कुल याद होनी चाहिए, क्यों दिए वरना है याद होनी चाहिए। याद है क्या है, बेरिलियम और एल्यूमिनियम, गैलियम, टिन, लेड और जिंक भैया, BeO, Al2O3, गैलियम का ऑक्साइड Ga2O3, टिन के दोनों SnO और SnO2, PbO और PbO2 और ZnO। ठीक है, तो आपको एम्फोटेरिक पूछा था, एम्फोटेरिक में देखो कौन सा डेडली कॉम्बिनेशन फोर्थ बेटर है, देखो बेरिलियम और जिंक दोनों का ही ऑक्साइड है, बेरिलियम का भी ऑक्साइड है और जिंक का भी ऑक्साइड है। आइए बात समझ में, क्लियर हुआ है? चलो ये करो, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद द नेगेटिव साइन ऑफ द गिवन एटॉमिक स्पीशीज। करिए,
देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन और सल्फर, ये हैं यार आपके चार एलिमेंट है। देखो तो आपके एक तो हैं ग्रुप 16 के, कौन कौन से, ऑक्सीजन है भैया हैं और सल्फर भैया हैं। ग्रुप 17 के भी हैं, कौन कौन से हैं, फ्लोरीन भैया हैं और क्लोरीन भैया है। इतनी बात हमें समझ में आती है, अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज करेगी। तो इतनी बात पक्की है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ग्रुप 16 की कम होगी, ग्रुप 17 की ज्यादा होगी। लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज करेगी, करेक्ट है। तो ग्रुप 16 की कम, ग्रुप 17 की ज्यादा। अब ग्रुप 16 में कौन कौन है, ऑक्सीजन और सल्फर। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर बता चुका हूं मैं, सल्फर की ज्यादा होती है ऑक्सीजन से, तो यहां पे मैं ग्रुप 16 को स्प्लिट कर दो ऑक्सीजन और सल्फर में, तो ऑक्सीजन की कम, सल्फर की ज्यादा। ग्रुप 17 में फ्लोरीन और क्लोरीन है, फ्लोरीन की कम, क्लोरीन की ज्यादा, फ्लोरीन की कम, क्लोरीन की ज्यादा। आ गया यार ऑर्डर, ऐसे करके करो। 16 और 17 में 16 की कम, 17 की ज्यादा। अब 16 में ऑक्सीजन सल्फर, उसमें ऑर्डर लिख दिया, 17 में फ्लोरीन क्लोरीन, उसमें ऑर्डर लिख दिया। तो ऐसे करके करोगे तो कभी भी गलती नहीं होगी, गलती नहीं होगी। तो देखो आंसर क्या आ रहा है, थर्ड ऑप्शन दिख रहा है, थर्ड ऑप्शन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। आसान है ना। तो इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए ही ये प्रैक्टिस सेशन लिए जा रहे हैं, ताकि आप लोग ऐसे टाइप के, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप लोग फटाक से ऐसे टाइप के क्वेश्चन कर सकें। क्लियर, चलो और देखें। अब ये करो, फाइंड द फॉर्मूला ऑफ द हैलाइड ऑफ अ मेटल हुज सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज आर x, 2x, 5x और 100x। मतलब आयनाइजेशन एनर्जी जो 1 है वो क्या है, x, आयनाइजेशन एनर्जी 2 क्या है, 2x, आयनाइजेशन एनर्जी 3 इज 5x। इसकी तो शॉर्ट ट्रिक शानदार समझाइए आपको। आयनाइजेशन 4 क्या है, 100x। क्या बोला है मैंने आपको, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज का डिफरेंस निकालो, मतलब 2 - 1 करो, 2 - 1 करो, 2x - x क्या आ गया, x आ गया। 3 - 2 करो तो 5x - 2x, ये क्या आ गया, 3x आ गया। और आयनाइजेशन एनर्जी 4 - आयनाइजेशन एनर्जी 3 करो तो 100x - 5x, तो कितना आ गया, 95x। तो आपको क्या बताया था, जो भी सबसे बड़ा डिफरेंस आया सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज में, ये आया है, इसको गोले में ले लो, डब्बे में ले लो। और जो भी फिर ये लिखा हुआ है उसका लोअर सबस्क्रिप्ट लिखा हुआ है, ये ही क्या होते हैं आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि आपका सबसे मेजर जंप आयनाइजेशन एनर्जी में कब आता है, जब आपका शेल नंबर चेंज होता है। तो 4 - 3 में सबसे ज्यादा जंप आया है, तो मतलब 3 जो भी लोअर सबस्क्रिप्ट है, 4 - 3 है ना, तो 3 पकड़ लो। 3 वाले में जो 3 वाला आपने पकड़ा है वो आपके क्या हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर वो 3 हो गए तो बोल रहा है फॉर्मूला ऑफ हैलाइड। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो मेटल कैसे एग्जिस्ट करेगा, M+3 में। हैलाइड, हैलोजन कैसे एग्जिस्ट करता है, X-, मतलब F-, Cl-, Br-, I-। अब क्या करो, अब तो सीखा है हमने, क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये तो बचपन में ही सीख लिया था। तो फॉर्मूला क्या हो गया, MX3। क्या हो गया, MX3। तो आंसर क्या आ रहा है आपका, थर्ड ऑप्शन। बोलो हाँ या ना, क्लियर है। चलो भैया अब ये कर दो, सेम इक्वेशन है, सेम इक्वेशन है भैया, बहुत आसान है, करो, करिए करिए। क्या करना है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज में डिफरेंस निकालो, मतलब दिस माइनस दिस करो। तो 820 - 250 करो, क्या आ गया, 0, कितना आ गया, 7, कितना आ गया, 5, है ना, तो 570। ठीक है भैया, ये माइनस ये करो तो ये कितना आएगा, देखो ये आएगा आपका 100 इधर आ गया, 180 उधर आ गया, 280 आएगा, करेक्ट। और 10 माइनस दिस करो, कितना आ गया, 300 आ गया। सबसे बड़ा कौन सा आ रहा है, सबसे बड़ा भैया आ रहा है आपकी ये वैल्यू। ये क्या है वैल्यू, आयनाइजेशन एनर्जी 2 - आयनाइजेशन एनर्जी 1। यही तो है वैल्यू सबसे बड़ी वाली। सबसे बड़ी वैल्यू देख रही है आपको, जब भी सबसे बड़ी वैल्यू आती है उसका मतलब वहां पे शेल चेंज हो रहा होता है। तो ये जो लोअर सबस्क्रिप्ट है यही आपको क्या बताता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। तो कितने हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 हो गए। यही पूछा था, फाइंड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर द एलिमेंट X। तो कितने हो गए आपके, 1, फोर्थ आंसर हो गया। तो इतने आसान होते हैं ये क्वेश्चन, ट्रिक आजमाइए यार, उसमें 110% आप लोग हमेशा सही करोगे। क्लियर, चलो अब ये करो क्वेश्चन। आई होप यार ये चीज विजिबल रहेगी यार आप लोगों को। करिए, 3 क्वेश्चन है इसमें, एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है और एक ये क्वेश्चन है। करिए, क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइज। आपको स्पीशीज दे रखे हैं, ध्यान से देखोगे तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, सब क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इलेक्ट्रॉन आपके 20 नहीं 18 है, इलेक्ट्रॉन 18 है। आपको क्या बोला है, जो आपकी जो साइज होती है
दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। अगर जेड इफेक्टिव आपका ज्यादा है तो साइज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। जेड इफेक्टिव अगर ज्यादा है तो साइज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। और जेड इफेक्टिव ज्यादा कब होता है, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा जेड इफेक्टिव और उतनी ही छोटी साइज। तो कैल्शियम +2 की साइज यहां पे सबसे छोटी होगी। और जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ही कम जेड इफेक्टिव, और जितना कम जेड इफेक्टिव उतनी ही ज्यादा आपकी साइज। तो S2- की साइज सबसे बड़ी होगी। तो आपको क्या ऑप्शन पहला दिख रहा है। वैसे भी यार जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज आता जाता है वैसे वैसे साइज बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज आता है वैसे वैसे साइज छोटी होती जाती है। एक और आपको स्टेटमेंट लिखवाया था कि जो रेडियस कटायन का रहता है वो सबसे छोटा रहता है, फिर न्यूट्रल का रहता है, और सबसे बड़ा किसका रहता है, अनायन का रहता है। हाँ या ना, ये चीज भी आपको सिखा रखी है। अब सेकंड देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, है ना। एब्जॉर्ब किसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, मतलब डेल्टा एच क्या बताना है हमें, पॉजिटिव बताना है, एंडोथर्मिक बताना है। तो देखो ये क्या है, Cl जा रहा है Cl- में, तो दिस इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1, वो क्या रहती है, नेगेटिव रहती है यार। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 क्या रहती है, नेगेटिव रहती है। कुछ गिने चुने केसेस में पॉजिटिव होती है, वो तो यहाँ पे है नहीं। O माइनस से कहां जा रहा है, -2 जा रहा है, तो दिस इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2 विच इज ऑलवेज 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 पॉजिटिव, हमेशा क्या रहती है, वो पॉजिटिव रहती है। अच्छा, O 0 से क्या जा रहा है, -1, तो दिस इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1, ये भी क्या रहती है, नेगेटिव रहती है, करेक्ट। और S से जा रहा है S-1, ये भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1, ये भी क्या रहती है, नेगेटिव रहती है। आपका आंसर क्या है, सेकंड ऑप्शन। आपका आंसर क्या है, सेकंड ऑप्शन, करेक्ट। चलो यार, वो कुछ केसेस ध्यान रखिएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव रहती है, उसके अलावा हर जगह कहां रहती है, नेगेटिव रहती है। अच्छा, लास्ट देखो, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द आयनाइजेशन ऑफ 0.02 ग्राम एटम of magnesium is x kilojoule. The amount of energy required to ionize 1 atom of magnesium. अब एक बात आपको ध्यान रखनी है कि कहीं पे भी ग्राम एटम या ग्राम मॉलिक्यूल लिख रखा होता है तो इट इज सिंपली इक्वल टू मोल। तो कहीं पे भी 0.02 ग्राम एटम है तो दिस इज सिंपली इक्वल्स टू 0.02 मोल्स। तो देखो जहां पे 0.02 मोल्स हैं किसके, मैग्नीशियम के, तो भैया x किलो जूल एनर्जी लग रही है, ठीक है। 0.02 मोल्स मैग्नीशियम का मतलब 0.02 इंटू Na मैग्नीशियम के आयन, मैग्नीशियम एटम्स है ना, तो इसमें x किलो जूल लग रही है। कुछ नहीं, मोल्स हटाते हैं तो हम Na से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमसे पूछ रहा है एक एटम में मैग्नीशियम का लूं तो कितनी एनर्जी लगेगी। अगर 0.02 Na मैग्नीशियम एटम्स में x लग रही है तो एक अगर मैग्नीशियम लोगे तो एनर्जी कितनी लगेगी, x अपॉन 0.02 Na किलो जूल, ठीक है। इसको अगर जूल में कन्वर्ट करोगे तो आपको इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1000 से मल्टीप्लाई करते से दिस इज x इंटू 10⁻³ अपॉन 0.02 Na और दिस इज जूल। आंसर क्या आ रहा है आपका, ध्यान से देखो, तो थर्ड ऑप्शन देखिए करेक्ट है, ठीक है। तो ये भी हमको ध्यान रखना था इसमें कि यार यहाँ पे यूनिट किलो जूल है, तो उसको एक बार जूल में हमने कन्वर्ट कर दिया तो हमको आंसर वो दिख जाएगा। क्लियर, यूनिट का भी हमको ध्यान देना था। चलो अब ये करो, ये करिए क्वेश्चन को, करो करो करो। बोले द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ऑल एटम्स प्रेजेंट इन 1.2 ग्राम मैग्नीशियम टू मैग्नीशियम +2 आयंस इफ आयनाइजेशन एनर्जी 1 and 2 यार इतना है इतना, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी 1 दे रखी है 120 किलो जूल पर मोल, आयनाइजेशन एनर्जी 2 दे रखी है 240 किलो जूल पर मोल। आपको क्या करना है, आपको सारे के सारे जो एटम्स है 1.2 ग्राम मैग्नीशियम में उसको कन्वर्ट करना है मैग्नीशियम +2 में, मतलब Mg से लेके जाना है आपको Mg+2, ठीक है। ध्यान से सुनो, मैग्नीशियम था पहले, तो पहले सारे के सारे एटम किस में कन्वर्ट होंगे, मैग्नीशियम प्लस में कन्वर्ट होंगे। पहले एक इलेक्ट्रॉन आप निकालो, देखो स्टेप बाय स्टेप चलती हैं चीजें। पहले न्यूट्रल से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो Mg+ में कन्वर्ट होगा। इसमें जो आयनाइजेशन एनर्जी लग रही है वो है आयनाइजेशन एनर्जी 1। फिर मैग्नीशियम जो प्लस है वो किस में कन्वर्ट होता है, मैग्नीशियम +2 में। इसमें आयनाइजेशन एनर्जी कितनी लगती है, 2 लगती है, करेक्ट। अब आप क्या करो, दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि आपको तो देखो अल्टीमेटली इसका पूछा है। तो मैग्नीशियम से मैग्नीशियम +2, मैग्नीशियम से अब जब ऐड करोगे तो देखो ये तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम +2, और आयनाइजेशन एनर्जीज को भी क्या कर दो, ऐड कर दो। तो इसमें कितनी लगेगी, 1 + 2,
तो मतलब बेसिकली कितनी लगी 120 प्लस 240 मतलब 360 किलो जूल पर मोल। अब देखो इधर एक और खेल है, इधर एक और खेल है। अब देखो कुछ बच्चे तो एक्साइटेड हो जाएंगे, 360 आया 360 मार्क कराएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है 1.2 ग्राम मैग्नीशियम है। तो ये तो 1 मोल मैग्नीशियम की है यार ये 360, तो 1.2 ग्राम में आपके कितने मोल्स हो जाएंगे 1 पॉइंट गिवन मास अपॉन मोलर मास मैग्नीशियम का कितना 24, तो ये कितना आ जाएगा आपका, कितना आ गया, ये तो 1/20 मोल्स आ गए। तो अगर 1 मोल की एनर्जी 360 है और मोल्स कितने हैं 1/20, देयरफॉर टोटल एनर्जी कितनी लगेगी 1/20 इंटू 360। आंसर क्या है आपका 18 आ रहा है, 18 किलो जूल आ रही है। तो 360 देखते से एक्साइटेड मत हो जाना, उधर पहले मोल्स भी निकालने पड़ेंगे 1.2 ग्राम से। तो 1.2 ग्राम्स में कितने मोल्स आ गए 1/20, 1/20 को 360 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 18 किलो जूल एनर्जी आ रही है। दिस इज योर आंसर। ऐसे करके प्रोसीड करना, ठीक है। चलो अब ये कर लो, सेम सही क्वेश्चन है, सेम सही क्वेश्चन है, हम ऑलमोस्ट यार एंड पे आ चुके हैं, है ना। करिए, देखो ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं है ना ये, पर लेकिन एक बहुत शानदार बेस बनता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यहाँ से। अब बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पे हमने सीखी हैं वो हम पूरी केमिस्ट्री में हम लोग यूज़ करने वाले हैं उसका। देखो करो, बोल रहा है इफ़ यू आर गिवन एवोगैड्रोज नंबर ऑफ एटम्स ऑफ अ गैस एक्स, इफ हाफ ऑफ द एटम्स आर कन्वर्टेड टू एक्स प्लस बाय एनर्जी डेल्टा एच, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एक्स वुड बी। मतलब आपके पास क्या है टोटल Na एटम्स है, ठीक है, किसी भी एलिमेंट x के। बोल रहा है इफ हाफ ऑफ द एटम्स आर कन्वर्टेड इनटू x प्लस, मतलब Na/2 एटम्स के लिए जो एनर्जी लग रही है, जो एनर्जी लग रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं डेल्टा एच बोल रहे हैं, ठीक है। बोल रहा है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एक्स क्या रहेगी, तो अगर एक एटम मैं ले लूं, देखो Na/2 एटम्स है तो एनर्जी कितनी लग रही है डेल्टा एच लग रही है। आयनाइजेशन एनर्जी मतलब एक एटम में से अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसमें कितनी एनर्जी लगेगी, तो अगर Na/2 एटम्स में लग रही है आपकी डेल्टा एच एनर्जी, तो एक एटम में कितनी लगेगी, सिंपली डेल्टा एच को डिवाइड कर दो Na/2 से, तो क्या आएगा ये डेल्टा एच, ये 2 ऊपर चले जाएगा तो 2 डेल्टा एच अपॉन Na, ये वुड बी योर आंसर। ये हो जाएगी आपकी आयनाइजेशन एनर्जी। बहुत यार तो आसान सा ही क्वेश्चन है। Na/2 एटम्स है तो डेल्टा एच एनर्जी लग रही है, एक एटम होगा तो कितनी लगेगी, ना ये तो भैया बचपन में ही सीख लिया था ये सारी टेक्निक्स तो, ठीक है। अब चलो भैया ये कर लो, ये एक क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है, ये चौथा क्वेश्चन है, ये भैया 5वां क्वेश्चन है ना। ये 5 क्वेश्चन आपके लास्ट हैं, ठीक है। करिए, क्या बोल रहे थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉलोज द ऑर्डर। बहुत आसान आसान क्वेश्चन आते हैं यार, है ना। देख लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या ऑर्डर रहेगा, फ्लोरीन सबसे ज्यादा ऑब्वियसली, आपको बताया था पूरे पीरियोडिक टेबल में क्या ऑर्डर होता है, फ्लोरीन फिर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और क्लोरीन क्या रहते हैं बराबर रहते हैं, तो फ्लोरीन सबसे आगे आएगा, देन ऑक्सीजन आएगा। अब बाकी बचे हुए कौन कौन से एटम्स है, क्लोरीन है और ब्रोमीन है, तो ऑब्वियसली उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा रहती है, क्लोरीन की, और फिर किसकी रहती है, ब्रोमीन की। डाउन द ग्रुप तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, तो सीधा सीधा देख लो आपका ऑप्शन क्या बैठ रहा है, पहला ऑप्शन बैठ रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर ये रहेगा। अच्छा और देखो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट ऑफ s p d एंड f ऑर्बिटल s, तो सबसे अच्छा शील्ड या फिर स्क्रीन कौन बनाता है, s देन p देन d देन f, तो ऑर्डर क्या रहेगा, अगेन फर्स्ट ऑप्शन, ऑर्डर क्या रहेगा फर्स्ट ऑप्शन है, s सबसे ज्यादा देन p देन d एंड देन f, तो ये आपका आ जाएगा यार, ये आपका आ जाएगा, हाँ या ना, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट करो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। चलो भैया इनकरेक्ट पे भैया जोड़ देते हुए चलना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट रहेगा। बोल रहा है आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। ये ट्रू है यार, क्यों, क्योंकि आपका हाफ फिल्ड हो जाता है नाइट्रोजन, तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल मतलब आयनाइजेशन एनर्जी वो क्या रहेगी, ज्यादा रहती है ऑक्सीजन के केस में, ये ट्रू है। आपसे तो इनकरेक्ट पूछा है तो ये आंसर नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ क्लोरीन, ये फॉल्स है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से आप क्या समझो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दोनों का मतलब सेम रहता है, बस वो नेगेटिव साइन का रहता है, वो तो प्रोसेस बताता है एंडो और एक्सो, बाकी न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की क्या रहती है, सेम रहती है। हमको पता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फ्लोरीन, क्यों, क्योंकि क्लोरीन में आपका साइज बड़ी होती है और फ्लोरीन की साइज छोटी हो जाती है, साइज छोटी होने के कारण रिपल्शन हो जाते हैं, है ना। तो ये आपका फॉल्स है, आंसर तो यही हो गया। आप देखो द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ
एल्यूमिनियम, ये ट्रू है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम में क्या आ जाएगा, फुली फिल्ड। सेम केस बेरिलियम की ज्यादा होती है बोरॉन से, सेम केस में एल्यूमिनियम की मैग्नीशियम की ज्यादा रहेगी एल्यूमिनियम से, क्योंकि मैग्नीशियम और बेरिलियम क्या आ जाते हैं, फुली फिल्ड आ जाते हैं। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। और क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ क्लोरीन, ये सही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के केस में आपका ज्यादा होता है फ्लोरीन। इनफैक्ट पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इज व्हाट, फ्लोरीन ओनली। तो आंसर क्या आ गया आपका, सेकंड ऑप्शन। क्लियर है? अच्छा और देखो, इंक्रीज इन एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप, जो डाउन द ग्रुप आपकी एटॉमिक साइज इंक्रीज करती है, वो क्यों इंक्रीज करती है बताइए। इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑर्बिट, ये सही है यार। इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, ये रीजन नहीं है। बेसिकली ऑर्बिट नंबर बढ़ रहा है ना, यही रीजन दिख रहा है। देखो यही रीजन दिख रहा है, ऑर्बिट बढ़ता जाता है ना, जैसे डाउन द ग्रुप जाते जाते हैं तो ऑर्बिट नंबर इंक्रीज हो, ऑर्बिट नंबर इंक्रीज होने के कारण जेड इफेक्टिव डिक्रीज करता है और साइज आपकी बढ़ जाती है। क्लियर? चलो देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर द रेडियाई ऑफ सेकेंड स्पीशी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ फर्स्ट। अच्छा, सेकंड का क्या होना चाहिए, बड़ा रेडियाई होना चाहिए फर्स्ट से। सेकंड का क्या होना चाहिए, बड़ा रेडियाई होना चाहिए। तो देखो पहले वाले में तो गलत है, कैल्शियम का बड़ा होगा यार। थर्ड वाले में देखो मैग्नीशियम +1 और मैग्नीशियम +2, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ती जाती है जेड इफेक्टिव बढ़ती जाती है, साइज छोटी होती जाती है, ये भी गलत है। O2- एंड O-, तो इसमें आपका सेकेंड स्पीशी इज ग्रेटर देन द फर्स्ट, ये भी गलत है। जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा साइज बढ़ती जाएगी भैया, ये भी गलत है। और देखो हाइड्रोजन और हीलियम में क्या मेजर करोगे, विंडरवॉल रेडियाई, क्योंकि ये इनर्ट गैस है और उसकी साइज बड़ी हो जाएगी फर्स्ट से, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, तो यही सारी बातें हैं, है ना। मैंने कोशिश करी है कि यार आपको पूरा का पूरा चैप्टर वापस से रिवाइज करवा दूं। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आई होप हम लोगों ने अच्छा रिवीजन करा होगा, हम लोगों ने अच्छी प्रैक्टिस करी होगी, एंड आई होप आप लोगों के कुछ और कॉन्सेप्ट यार यहाँ से क्लियर हुए होंगे। अब केमिकल बॉन्डिंग जब हम पढ़ेंगे तो आपका और शानदार बेस बनेगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, तो चलो यार फिर मिलेंगे हम लोग हमारे रेगुलर वीडियोस में। टिल देन टेक केयर एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।